खिचड़ीपुर गांव में एक भी शौचालय नहीं था, ना ही गांव में और ना ही किसी के घर में। महिलाएं और पुरुष सभी घर के बाहर खुले में शौच करने जाते थे। सुरुचि बेटी, जल्दी उठ जा बेटी, हल्का होने नहीं जाना है क्या? ओफो माँ, कभी तो देर तक सोने दिया करो, रोज सुबह 5 बजे उठा देती हो। बेटी, देर तक सोएगी तो दिन में सबके सामने शौच करना पड़ेगा। कुछ शर्म बाकी है कि नहीं? चल जल्दी उठ जा, मैं जा रही हूँ, वापस आकर दोबारा सो जाना। माँ, आपको पता है ना, एक बार मेरी नींद टूट जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती है। तो फिर चल मेरे साथ। मनीषा और सुरुचि लोटा लेकर अंधेरे में घर के बाहर चल देते हैं। उनके साथ गांव की दूसरी महिलाएं भी चलने लगती हैं। शौच से आने के बाद नहा धोकर सुरुचि अपने पापा के पास जाती है। पिताजी, चाय लीजिए। सुरुचि के पिताजी सेठ बंसीधर गांव के मुखिया थे। लाओ बेटी। पिताजी, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? तू बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? पहले वादा कीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप दे देंगे ना? ना तो नहीं करेंगे? अरे नहीं बेटी, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, सभी गांव वालों की सुनता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा? तू तो मेरी इकलौती दुलारी बेटी है। तो पिताजी, हमारे घर में एक शौचालय बनवा दीजिए। क्या शौचालय? लेकिन ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। हमारे यहाँ ये गंदा काम घरों में नहीं किया जाता। पिताजी, आपने वादा किया था कि आप ना नहीं करेंगे, और फिर आप तो गांव के मुखिया हैं, आपको कौन रोक सकता है? मुखिया के घर तो शौचालय बनवाई जा सकती है। बेटी, अगर मैं अपने घर में शौचालय बनवा लूंगा तो गांव के दूसरे लोग भी अपने अपने घरों में आने की मांग करेंगे, और यह नहीं हो सकता। तो ठीक है, मुझे नहीं मनाना कोई जन्मदिन। सुरुचि मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। आपने इसे ज्यादा सर चढ़ा लिया है, इतनी बहस करने लगी है। अरे एक ही तो बेटी है हमारी, लेकिन मैं भी कितना अभागा बाप हूँ कि उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तभी सेठ बंसीधर के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। अरे नवीन का फोन आ रहा है। नवीन सेठ बंसीधर का इकलौता बेटा है जिसने शहर में रहकर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक सरकारी कंपनी में नवीन की जॉब भी लग जाती है। कंपनी के प्रोजेक्ट पर वो विदेश चला गया था। हेलो हेलो, प्रणाम पिताजी, मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ और अगले सप्ताह गांव आ रहा हूँ। अरे वाह बेटा, अच्छे समय पर गांव आ रहे हो। अगले सप्ताह सुरुचि का जन्मदिन भी है। अरे सुना तुमने, अगले सप्ताह नवीन आ रहा है। ये सुनते ही मनीषा और सुरुचि दोनों खुश हो जाती हैं। अब भैया ही कुछ कर सकते हैं, अपनी बात भैया से कहूंगी। कुछ दिनों बाद नवीन घर आता है। माँ, ये आपके लिए कुछ साड़ियाँ लाया हूँ, और पिताजी ये घड़ी आपके लिए। और मेरे लिए क्या लायो भैया? तेरे लिए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 1 दर्जन सूट पीस लाया हूँ। बेटा, भगवान की दया से नौकरी तो तू अच्छी कर रहा है, अब तेरी शादी हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी, मैं तो शादी तभी करूंगा जब सुरुचि की शादी हो जाएगी, पहले इसे यहाँ से भगाऊंगा। भैया, नवीन हंसने लगता है और सुरुचि वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। पिताजी, मैंने सुरुचि के लिए एक लड़का देखा है जो विदेश में इंजीनियर है, और उसकी पूरी फैमिली विदेश में ही सेटल्ड है। ठीक है बेटा, तूने देखा है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन उन लोगों को लड़की देखने के लिए तो यहाँ आना होगा। ठीक है पिताजी, मैं इस बारे में दीपांशु से बात करता हूँ। अब बातें ही करते रहेंगे या इसे खाना भी खाने देंगे? हाँ, चलो खाना खाते हैं। सबने मिलकर खाना खाया और खाने के बाद नवीन अपने कमरे में आराम करने चला गया। तभी वहां सुरुचि आई। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ सुरुचि, बोलो क्या बात है। भैया, आप पापा से कहो ना कि हमारे घर में शौचालय बनवाएं। शौचालय ना होने की वजह से मुझे खुले में शौच करने जाना पड़ता है, मुझे बहुत शर्म आती है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आज ही पापा से बात करूंगा। अरे बेटा, लड़के वालों से बात हुई क्या? पिताजी, लड़के वालों से बात करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? पिताजी, लड़के के माता पिता और रिश्तेदार सब विदेश में रहते हैं। अगर वो लोग सुरुचि को देखने यहाँ आएंगे तो हम उन्हें शौच के लिए खेतों में नहीं ले जा सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है।
आप खुद सोचिए, जब वो लोग देखेंगे कि हमारे घर में शौचालय नहीं है तो हम पर कितना हंसेंगे। और तो और विदेश में भी हमारे देश का नाम खराब होगा कि आज के जमाने में भी भारत देश के गांव में शौचालय नहीं है। ऐसे पिछड़े लोगों से कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा। और सिर्फ एक शौचालय ना होने की वजह से मेरी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से नहीं हो पाएगी। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता है कि शौच जैसे काम हमारे यहाँ घरों में नहीं होते। पिताजी, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम कभी भी आधुनिक नहीं बन पाएंगे। आज जब पूरे गांव में स्कूल है, सबके हाथों में मोबाइल फोन है, तो घरों में शौचालय बनवाए जाने का क्या हर्ज है। और हमारी सरकार तो देश के सभी गांवों में खुद शौचालय बनवा रही है। मैं खुद शौचालय बनवाए जाने की परियोजना पर काम कर रहा हूं और उस परियोजना के तहत बहुत जल्दी सरकार की एक टीम निरीक्षण करने हमारे गांव आने वाली है। हमें तो सरकार के इस काम में उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बेटा, फिर तो गांव के सारे लोग यही कहेंगे कि सेठ बंसीधर ने अपने घर में शौचालय बनवा लिया, मेरी थू थू हो जाएगी। पिताजी, जब हमारी बहन, माँ और बहू बेटियां खुले में शौच करती हैं तब थू थू नहीं होती है। कल जब मैं गांव के रास्ते से घर आ रहा था तो खेतों में हर जगह मल पड़ा हुआ था और उससे आने वाली बदबू से मेरी नाक फट रही थी। पिताजी, खुले में शौच करना ना ही सिर्फ हमारी सेहत से खिलवाड़ है बल्कि प्रकृति के साथ बहुत ही गंदा खिलवाड़ है। लेकिन आप फिर भी नहीं मानेंगे तो मैं लड़के वालों को मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो उन लोगों को ये बताने में बहुत शर्म आएगी कि मेरे घर में शौचालय नहीं है। सुनिए जी, नवीन ठीक ही तो कह रहा है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं कल ही घर में शौचालय बनवाता हूँ। और दूसरे ही दिन सेठ बंसीधर के घर में शौचालय बनने का काम शुरू हो जाता है। 2 दिन के बाद शौचालय बनकर तैयार था। थैंक यू भैया, भाई हो तो आपके जैसा, आपने मुझे जन्मदिन का तोहफा दे दिया। अरे छोटी, ये तो मेरा फर्ज था, सिर्फ तेरे लिए नहीं पूरे समाज के लिए। ग्रामीण मुखिया जी के घर के बाहर बने शौचालय को देखने के लिए आने लगते हैं। प्रणाम मुखिया जी, सुना है आपने अपने घर के बाहर शौचालय बनवाया है। हाँ भोला, और बहुत जल्दी अब तुम सबके घरों में भी शौचालय बनेगा। तभी वहाँ नवीन आ जाता है। सिर्फ आपके घरों में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में जगह जगह पब्लिक टॉयलेट भी बनेगा। पर मुखिया जी, ये तो हमारे गांव के उसूलों के खिलाफ है। देखिए, आप सबसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस गांव को साफ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। हमारे देश, हमारे गांव, हमारे घर, हमारी धरती को सुंदर, स्वच्छ और निरोग रखना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। और फिर जहां बात हमारी बहू बेटियों की इज्जत की हो, वहां कोई उसूल नहीं चलते। हमारी माँ बहन की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गांव की औरतें भी नवीन की बातें सुन रही थी। वो एक साथ बोल पड़ी, हाँ हाँ नवीन भैया सही बोल रहे हैं, हम खुले में शौच करने नहीं जाएंगे। नवीन भैया, जो बात हम बरसों से नहीं बोल पाए वो आज आपने 1 मिनट में सबको समझा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन बाद नवीन वापस शहर अपने काम पर चला जाता है और वहां से गांव में शौचालय बनाए जाने की परियोजना की शुरुआत करने के लिए अपने दफ्तर की एक टीम लेकर गांव आता है और गांव में जोर शोर से शौचालय बनने का काम शुरू हो जाता है। पिताजी, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, वो लोग अगले हफ्ते सुरुचि को देखने आ रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद पूरे गांव में शौचालय बनकर तैयार था और धूमधाम से सुरुचि की शादी भी हो गई। अब गांव के किसी भी व्यक्ति को शौच करने के लिए खुले में नहीं जाना पड़ता था। सुभद्रा ने अपने इकलौते बेटे वरुण की शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की ज्योत्सना से की थी ताकि उसकी बहू कभी नौकरी न करे और अच्छी तरह घर संभाले। सब कुछ सुभद्रा की सोच के मुताबिक चल रहा था कि अचानक उसके बेटे वरुण की मौत हो गई। अब सुभद्रा अपनी विधवा बहू ज्योत्सना के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। ये जानने के लिए देखते हैं विधवा बहू की डोली। सुभद्रा देवी अपने बेटे वरुण की शादी की तैयारियां कर रही थी। आज वरुण की शादी ज्योत्सना के साथ होने वाली थी। ज्योत्सना 10वीं पास थी लेकिन घर के कामकाज में निपुण थी। धूमधाम से वरुण की शादी ज्योत्सना के साथ हो जाती है। ससुराल आते ही उसने घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। माँ बाबूजी, आप दोनों के लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। लाओ बहू, अदरक वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है।
तुमने आते ही हम लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना शुरू कर दिया। जी, इन्होंने मुझे सब बता दिया है कि आपको और माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। आप लोग चाय पीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ठीक हूँ बहू। ज्योत्सना वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वरुण की माँ, क्यों ना हम भी अपने घर में एक काम वाली रख लें। ज्योत्सना की मदद कर दिया करेगी। ज्योत्सना की अभी नई नई शादी हुई है, उसकी उम्र भी बहुत कम है। अभी उसके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना ठीक नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में ज्यादा काम भी नहीं है। अभी से काम करने की आदत डालेगी तभी तो आगे चलकर सब कुछ संभाल पाएगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। ज्योत्सना घर के सारे काम करती। सुबह उठकर सास और ससुर को उनकी दवाइयां, चाय देने से लेकर नाश्ता, खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम वो अकेली ही किया करती। वरुण भी हर छोटे मोटे काम के लिए ज्योत्सना को ही पुकारा करता। ज्योत्सना, कहाँ हो तुम? मेरी पीली वाली शर्ट प्रेस नहीं है यार, मुझे आज वही पहनकर ऑफिस जाना है। आपके लिए लंच पैक कर रही हूँ, 2 मिनट में आई। ज्योत्सना भागकर झटपट वरुण की शर्ट पर प्रेस करने लगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन माँ, बाबूजी, कल मुझे ऑफिस के काम से चंडीगढ़ जाना है। 6 महीने वहीं रहकर काम करना है। 6 महीने? दरअसल पापा, चंडीगढ़ में हमारे ऑफिस की नई ब्रांच खुली है और मुझे उसका मैनेजर बनाया गया है। तो ज्योत्सना को भी अपने साथ लेता जा। पापा, अभी तो वहां जाकर मुझे खुद के रहने का इंतजाम करना होगा। मैं कुछ दिनों के बाद ज्योत्सना को वहां बुला लूंगा। माँ और पिता से बात करके वरुण अपने कमरे में चला गया। ज्योत्सना को चंडीगढ़ जाने की क्या जरूरत है? वो चली गई तो घर कौन संभालेगा? और वहां हमारे वरुण को कौन संभालेगा? सुभद्रा, ज्योत्सना अभी बच्ची है। अभी उसका समय वरुण के साथ हंसने खेलने में गुजरना चाहिए। गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। इधर दूसरे दिन वरुण चंडीगढ़ जाने के लिए घर से निकल गया। सबने खुशी खुशी, लेकिन ज्योत्सना ने नम आंखों से वरुण को विदा किया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों आपको कहीं जाने देने का मन नहीं करता। चिंता मत करो ज्योत्सना, वहां पहुंचते ही मैं किराए पर एक कमरा ले लूंगा, फिर तुम्हें बुला लूंगा। वरुण चंडीगढ़ जाने के लिए घर से निकल गया और बस में जाकर बैठ गया। रास्ते में बस का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। बस पलट गई और बस में सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये खबर जब वरुण के घर तक पहुंची तो सब शॉक्ड रह गए। वरुण के माता पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोना किसी भयंकर पीड़ा से कम नहीं था, लेकिन ज्योत्सना का दुख तो बयां कर पाना भी मुश्किल है। ज्योत्सना अंदर से टूट गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वो बहुत उदास रहने लगी और हर समय वरुण की यादों में खोई रहती। एक दिन वरुण की माँ, मुझसे ज्योत्सना की हालत देखी नहीं जाती। वो वरुण को खोने के दुख से उबर नहीं पा रही है। वरुण हमारा इकलौता बेटा था, उसे खोने का दुख हमें भी कम नहीं है। सुभद्रा, हमारी उम्र अब हो चली है, लेकिन ज्योत्सना अभी बहुत छोटी है। उसकी उम्र ही क्या है? उसे अपनी जिंदगी जीने और हंसने खेलने का पूरा अधिकार है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हम ज्योत्सना की दूसरी शादी कर दें, लेकिन उससे पहले मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, एक बार ज्योत्सना से भी इस बारे में बात कर लीजिए। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। सुभद्रा देवी ज्योत्सना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती हैं। वहां उन्होंने देखा कि ज्योत्सना बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई है। सुभद्रा देवी दौड़कर अपने पति पंकज के पास गईं और ज्योत्सना के बारे में बताया। दोनों ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब ज्योत्सना का चेकअप किया, आपकी बहू मां बनने वाली है। आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा। चिंता के कारण बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और बच्चा दिमागी रूप से कमजोर हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर पंकज और सुभद्रा ने फैसला लिया कि वो ज्योत्सना को आगे पढ़ाएंगे ताकि ज्योत्सना का मन कहीं लगा रहे और वो खुश रह सके। पंकज ने ज्योत्सना का एडमिशन 12वीं कक्षा में करवा दिया। ज्योत्सना अब 12वीं की पढ़ाई करने लगी। सुभद्रा देवी उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद ज्योत्सना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। इसके साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी करती रही। सुभद्रा देवी और पंकज अपनी पोती अनन्या को पाकर बहुत खुश थे। वे दोनों ज्योत्सना के साथ साथ अनन्या का बहुत ख्याल रखते। ज्योत्सना को लेकर सुभद्रा देवी के मन में भी बहुत बदलाव आ गया था। एक दिन ज्योत्सना रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी वहां सुभद्रा देवी आई। ज्योत्सना बहू, ये सब छोड़,
तू अनन्या के पास जा, उसके साथ खेलेगी तो तेरा दिल बहलेगा और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर।